Hello friends, after a few days we have come up with a new topic. It is case study on revenue and capital approach of grants for universities. तो ये टॉपिक जो है बेसिकली ग्रांट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि ग्रांट को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाए या बैलेंस शीट में दिखाया जाए। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है और उसमें AS 12 जो है रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन। ग्रांट्स रिसीव्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ कैन बी इन द नेचर ऑफ आइदर रेवेन्यू ग्रांट्स और कैपिटल ग्रांट्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड कंडीशंस अटैच्ड टू सच ग्रांट्स। तो ग्रांट्स जो है रेवेन्यू ग्रांट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल ग्रांट्स भी हो सकती हैं। यहाँ रेवेन्यू का मतलब है जो रूटीन नेचर का हो, बार बार होता हो, ठीक है, जिसे जनरल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, आपका फ़ोन के खर्चे, इस तरह का। एंड कैपिटल ग्रांट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इस तरह के खर्चे कैपिटल ग्रांट्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड कंडीशन अटैच टू सच ग्रांट्स, तो उसका पर्पस क्या है उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर असेंशियल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड टैक्स लॉज। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन करना असेंशियल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना असेंशियल है, जिससे कि कंप्लायंस इंश्योर हो सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और टैक्स लॉज का। तो यहाँ हमने एक केस स्टडी ली है। दिस केस स्टडी एग्जामिन्स द अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स रिसीव्ड बाय अ पब्लिक यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्टेट एक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये सेक्शन देख के आपका क्वेश्चन मार्क जागेगा कि ये 1023C क्या है। तो 1023C जो है वो इनकम टैक्स का ऐसा सेक्शन है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फॉल करती हैं। 1023C के अंदर 3AB जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ होता है उसको आप याद रख लें। इसके अंदर फॉल करने पे आप एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से, ठीक है। 1023C। नाउ लेट अस सी बैकग्राउंड ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी। नेचर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी अंडर स्टेट एक्ट। तो ये इसका नेचर क्या है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे रूल क्या होता है कि मेजरली फंडेड होना चाहिए, ग्रांट जो है आपकी 50% से ज़्यादा आती हो गवर्नमेंट से। रिकग्निशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C 3AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसा अभी डिस्कस किया था 1023C 3AB के अंडर फॉल करता है। फंडिंग रिसीव्स ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UGC एंड अदर पब्लिक बॉडीज़। तो यहाँ मैंने सबका एग्जांपल एक साथ लिया है ताकि आपको समझ आ सके। पर्पस ऑफ ग्रांट्स, तो पहली ग्रांट आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कि कैपिटल ग्रांट हो गई। न्यू हॉस्टल लैब्स बनाएंगे इसमें। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट आती है। सैलरीज के लिए ग्रांट आती है। स्कॉलरशिप एंड आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए ग्रांट आती है। तो ये सारी ग्रांट जो है अलग अलग पर्पस के लिए है, ठीक है। इसमें लेबोरेटरी और कंस्ट्रक्शन जो है कैपिटल है, सैलरी जो है रेवेन्यू और स्कॉलरशिप जो है वो रेवेन्यू। वैसे सैलरी का हेड जो है GIA सैलरी से ही होता है, रेवेन्यू में नहीं फॉल करता वो, उसे GIA सैलरी बोलते हैं, यानी ग्रांट इन एड सैलरी। और ऐसे ही ग्रांट इन एड जनरल होता है, ठीक। UGC ने कुछ कोड दिए हुए हैं 31, 34, इस तरह से वो कोडिंग के अंदर फॉल करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यहाँ लगता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। AS 12 इशूड बाय द ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो इसमें दो अप्रोच है, कैपिटल अप्रोच और रेवेन्यू अप्रोच। अब यहाँ हम कैपिटल अप्रोच देखेंगे। ग्रांट्स रिलेटेड टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपने जहाँ पे कोई एसेट खरीदनी है या कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो वो कैपिटल ग्रांट। ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज डेफर्ड इनकम एंड रिकग्नाइज्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो इसे हम डेफर्ड इनकम की तरह दिखाते हैं और जितनी इसकी यूजफुल लाइफ है उससे ये रिकग्नाइज होता है।
इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे, जैसे आपने एसेट खरीदी, एसेट जो है फिक्स एसेट बन गई, ठीक है, उधर ग्रांट आपकी कम हो गई उतने पैसे से, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा, ग्रांट को कम कर दो, एसेट को खरीद लो, एसेट की वैल्यू आ गई, इधर ग्रांट कम हो गई, ठीक है। तो ये है डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट, तो एसेट की ग्रॉस वैल्यू से उसको कम कर देते हैं हम। रेवेन्यू ग्रांट्स फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, तो अभी जैसे हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अलग अलग एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू ग्रांट में आएंगे। ट्रीटमेंट क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द ईयर ऑफ रिसीट और व्हेन रिसीवेबल इफ सर्टन, तो यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में आप ग्रांट दिखाएंगे इन द ईयर ऑफ रिसीट और व्हेन रिसीवेबल इफ सर्टन, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देना है टू ग्रांट अकाउंट, है ना। इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस, रेलेवेंट प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो 1023C3AB के बारे में बात कर चुके हैं हम, जिसमें गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इनकम एग्जैम्प्ट है क्योंकि वो मेनली चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स अंडर इनकम टैक्स, तो कैपिटल ग्रांट कंसिडर एज कॉर्पस फंड इफ सपोर्टेड बाय डोनर डायरेक्शन एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 11(1)(d). रेवेन्यू ग्रांट example salary consumables treated as income and must be applied to educational purpose to claim exemption. Example, XYZ University receives the following during FY 24-25, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यूनिवर्सिटी को क्या क्या मिला है। 5 करोड़ मिले यूजीसी से एक न्यू ऑडिटोरियम बनाने के लिए, 2 करोड़ मिले स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी कि रेवेन्यू ग्रांट के लिए, 1 करोड़ मिले फ्रॉम प्राइवेट डोनर फॉर परचेजिंग रिसर्च लैब इक्विपमेंट्स विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर कॉर्पस, तो कॉर्पस क्रिएट होगा इससे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 5 करोड़ के लिए आपका क्या ट्रीटमेंट है, यूजीसी कैपिटल ग्रांट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम और रिड्यूस फ्रॉम एसेट वैल्यू एज पर AS12, तो कैपिटल ग्रांट जो है इसे डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और रिड्यूस कर देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे एसेट वैल्यू से। तो 2 तरीके हैं, या तो डेफर्ड इनकम लिख के 5 करोड़ दिखा दो या फिर एसेट वैल्यू से इसको रिड्यूस कर दो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का तरीका है ये। अब 2 करोड़ के लिए जो कि आपको रेवेन्यू ग्रांट में मिले हैं क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इतने पैसे की सीधा टू ग्रांट अकाउंट दिखा दो। 1 करोड़ जो प्राइवेट डोनर से मिले हैं ट्रीटेड एज कॉर्पस फंड नॉट रूटेड थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर, तो आप अपनी लाइबिलिटी में कॉर्पस फंड खड़ा कर दीजिए 1 करोड़ का बैलेंस शीट में। टैक्स ट्रीटमेंट, टोटल इनकम इंक्लूडिंग ग्रांट्स इज एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 1023C3AB, कॉर्पस डोनेशन जो है 11(1)(d) के अंदर एग्जैम्प्ट है। अब हम इनकी जनरल एंट्री देखते हैं क्या किया जाएगा। देखिए 2 करोड़ मिले तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या आया आपके पास, बैंक में पैसे आए 2 करोड़, ठीक है, और ग्रांट अकाउंट रेवेन्यू, तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ रेवेन्यू ग्रांट मिली, तो 2 करोड़ जो है आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा और आपकी एसेट साइड में बैंक 2 करोड़ आ जाएगा, तो बीइंग रेवेन्यू ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। समझ आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या किया, सैलरीज कंज्यूमेबल मेंटेनेंस अकाउंट, तो इससे आपने खर्चा किया रेवेन्यू का, कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे गलत लिखा है, GI सैलरी हेड अलग से आता है, तो 2 करोड़ रुपीज़ का आपने खर्चा किया और बैंक जो है उससे कम हो गया। अब आपने इनकम एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट दिखाई थी वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, आपका ग्रांट जो 2 साइड में थी उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर में आपने कंज्यूमेबल दिखा दिया 2 करोड़, और आपका जो बैंक वहाँ खड़ा था एसेट में वो यहाँ 2 करोड़ बैंक आपका कम हो गया, तो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ 0 रह जाएगा। तो आपका जनरल एंट्री का ये होता है कि डबल एंट्री सिस्टम होने से दोनों साइड जो है चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सैलरी बाय रेवेन्यू ग्रांट, अभी जो मैंने बताया आपको रेवेन्यू ग्रांट आपकी आई हुई थी इनकम में, उसको हमने एक्सपेंसेस करके ख़त्म कर दिया। इफेक्ट जो है नील, सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट फ्रॉम दिस ग्रांट। बैलेंस शीट, नो फिक्स एसेट क्रिएटेड, तो आपका बैंक में ख़त्म हो गया था। अगर 30 लाख अनस्पेंट रहते हैं
तो उसे लाइबिलिटीज़ में अनयूटिलाइज रेवेन्यू ग्रांट दिखा देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अनस्पेंड ग्रांट जो है वो बैलेंस शीट में चली जाती है। तो ये तरीका है। अब इसके बाद देखिए 5 करोड़ कैपिटल ग्रांट ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्शन, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट यानी कि पैसे आए टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब बैंक अकाउंट यानी 5 करोड़ रुपए आपको मिले टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल। ठीक, बैलेंस शीट में आपका आ गया 5 करोड़ रुपए और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 करोड़ रुपए बीइंग कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड फॉर ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या होगी? जो पैसे आए उससे हमने बिल्डिंग ऑडिटोरियम बनाने में खर्चा कर दिया। तो बिल्डिंग ऑडिटोरियम आपका 5 करोड़ की एसेट खड़ी हो गई और बैंक आपका ख़त्म हो गया। ठीक, लेकिन अभी आपकी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खड़ी है ना? तो उसके लिए एंट्री करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 करोड़ 50 लाख, 10% हमने अमोर्टाइज्ड वैल्यू मानी इसकी टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे एक अमोर्टाइजेशन का प्रोसेस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर, यानी कि हम उस ग्रांट को जो कि हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खड़ी की है उस 5 करोड़ को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर द ईयर्स टू कम। तो अब यहाँ पे अमोर्टाइजेशन जो है दो तरीके से होता है। लोन अमोर्टाइजेशन, व्हेन यू टेक आउट अ लोन, amortization refers to the process of paying it off gradually through regular payments that include both the principal and interest। तो यानी कि जब लोन का amortization है तो आप उसकी वैल्यू को ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रेगुलर पेमेंट्स करके। ठीक, अब अगर एसेट अमोर्टाइजेशन है तो एसेट अमोर्टाइजेशन में इन अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द वैल्यू। तो आप जैसे कि यहाँ पे एसेट अमोर्टाइजेशन है तो उसकी वैल्यू को हम धीरे धीरे कम करेंगे। ये डेप्रिसिएशन जैसा ही सिमिलर मेथड है, पर यहाँ पे क्योंकि ग्रांट पे अप्लाई हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन नाम है इसका। ठीक है, तो आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 50 लाख रुपए आपने 10% उसका इनकम एक्सपेंडिचर में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से प्रोसेस कर दिया। अब इसकी जो एंट्रीज होंगी इनकम एक्सपेंडिचर में अमोर्टाइज कैपिटल ग्रांट जो कि ये दिख रही है 50 लाख रुपए, और उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है 10% वो भी 50 लाख रुपए। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के नाम से आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में, और उसकी इनकम में आ गया कैपिटल ग्रांट अमोर्टाइज्ड वैल्यू। तो 50 लाख से दोनों वैल्यू नील हो गई। अब बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? डेफर्ड कैपिटल ग्रांट आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, जैसे कॉर्पस होता है या आपका पैसा जो खड़ा हुआ है जिससे खर्चा होना है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो 4.5 करोड़ आपकी डेफर्ड कैपिटल ग्रांट खड़ी हो जाएगी नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, यानी 50 लाख आपने अमोर्टाइज वैल्यू कर दी उसकी। एसेट में बिल्डिंग ऑडिटोरियम आ जाएगा 5 करोड़, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है तो 50 लाख रुपए उसके कम हो जाएंगे। तो जनरल एंट्री का मतलब है एक एंट्री को आपको डबल सिस्टम में दिखाना है ताकि उसके जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा। तो आपका 4.5 करोड़ आपका लायबिलिटी में आ गया, 4.5 करोड़ एसेट में आ गया। तो ये हो गई हमारी कैपिटल अप्रोच। अब 1 करोड़ कॉर्पस डोनेशन लैब इक्विपमेंट। अब लैब इक्विपमेंट के नाम पे बैंक में 1 करोड़ आए और कॉर्पस फंड खड़ा किया हमने 1 करोड़ का, तो एसेट में 1 करोड़ आ गए और लायबिलिटी में 1 करोड़ आ गए। ठीक है, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉर्पस फंड अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लैब इक्विपमेंट खरीद लिया इससे आपने, तो लैब इक्विपमेंट खरीदने से आपका एसेट बन गई 1 करोड़ की और बैंक से आपके पैसे चले गए। तो वहाँ पे जो बैंक खड़ा था उसकी जगह अब लैब इक्विपमेंट खड़ा हो गया। तो यहाँ एक साइड लैब इक्विपमेंट आ गया, एक साइड कॉर्पस फंड आ गया, तो आपका दोनों साइड इक्वल हो गई। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? कॉर्पस फंड 1 करोड़ और लैब इक्विपमेंट 1 करोड़ लायबिलिटी में और एसेट में। ठीक है, अब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आया आपका? सैलरी, मेंटेनेंस एटसेट्रा 2 करोड़ रुपए, डेप्रिसिएशन ऑडिटोरियम पे 50 लाख रुपए, स्टेट रेवेन्यू ग्रांट 2 करोड़ रुपए और अमोर्टाइज्ड कैपिटल ग्रांट 50 लाख रुपए। तो ये आपका टोटल आ गया, जिससे दोनों साइड नील हो गई। 2 करोड़ का आपने खर्चा किया था और 2 करोड़ ग्रांट मिली थी, ख़त्म। डेप्रिसिएशन लगा 50 लाख, अमोर्टाइज वैल्यू हुई 50 लाख, दोनों ख़त्म। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर 1 ईयर।
अब आपका जो कॉर्पस फंड खड़ा था वो 1 करोड़ खड़ा ही है अभी भी। आपने जो डेफर्ड कैपिटल ग्रांट खड़ी ली थी जिसके 50 लाख वैल्यू अमोर्टाइज हो गई, वो भी खड़ी है आपकी लायबिलिटी में। तीसरा अनयूटिलाइज्ड रेवेन्यू ग्रांट, तो यहाँ पे 30 लाख रुपए हमने सोचा था कि अनयूटिलाइज रह गई होगी, तो जो अनयूटिलाइज्ड है उसे हम लायबिलिटी बना देते हैं। जो इस साल में आई है उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दो, और जो उसमें से अनयूटिलाइज रह गई एक्सपेंडिचर करने के बाद उसे लायबिलिटी में दिखा दो। तो बिल्डिंग ऑडिटोरियम नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 4.5 करोड़, लैब इक्विपमेंट 1 करोड़, और बैंक कैश 30 लाख, जो कि हमने यहाँ पे अनयूटिलाइज जो बची है तो उसके अगेंस्ट कैश बैंक में पैसा भी पड़ा होगा। तो ये है हमारा सिस्टम, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से कैपिटल और रेवेन्यू अप्रोच है। तो इसके की कंसिडरेशन फॉर यूनिवर्सिटीज़ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रांट्स मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन पर्पस एंड यूसेज। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन क्लियर डायरेक्शंस फ्रॉम ग्रांटर्स टू ट्रीट कंट्रीब्यूशन एज कॉर्पस। अकाउंटिंग कंप्लायंस, तो AS 12 को आपको फॉलो करना है। ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यूनिवर्सिटीज़ को ITR 7 भरनी होती है। एंश्योर ऑडिट अंडर सेक्शन 12A1B। ठीक, ये आपका ऑडिट का सेक्शन हो गया और आपको ITR 7 भरनी होती है। ठीक, कंक्लूजन, यूनिवर्सिटी मस्ट केयरफुली असेस द नेचर ऑफ ग्रांट्स एंड फॉलो द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर AS 12। आपको AS 12 के अंदर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वाइल इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्लासिफिकेशन ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो आपको ITR 7 भरनी होगी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 12BB का CA का सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो करेंगे तो आपकी जुलाई में चली जाएगी जो कंप्लायंस है, अदरवाइज़ अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, पर इसको देखेंगे करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल ऐड किए थे। थैंक यू वेरी मच।